हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एम्पलीफायर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 की। इससे पहले हम आर्टिकल 1 और 2 दोनों देख चुके हैं और साथ के साथ हम बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख चुके हैं ब्रेन एम्पलीफायर पर। यू चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़ ऑन ब्रेन एम्पलीफायर। इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे आर्टिकल 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले आर्टिकल 3 की, साथ के साथ हम इसके कुछ केस लॉज भी देखेंगे। बेरुबारी यूनियन क्या था, साथ के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया बांग्लादेश के बीच, उसमें क्या हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग किए गए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 3 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 जो इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर निकल के आता है आर्टिकल 3 को। इसे कई बार इसीलिए वीकेस्ट आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे प्रिजर्व नहीं करता। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है इंडिया में। 1951 का आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं और साथ के साथ 2019 का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है इंडिया में। बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग हुए हैं, कई सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग किया गया है। बिहार और झारखंड अलग अलग किए गए थे। तो काफ़ी सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड अलग हो गए। तो इस तरह से है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करें। इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसको एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इनमें से क्या है। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स का यूनियन जिन्हें स्टेट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता, यूनियन को भी नहीं तोड़ा जा सकता। या इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, या फिर डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, या फिर डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो एक बार आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 के हम 5 क्लॉजेज को समझेंगे पहले। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को कुछ शक्तियाँ दी गई है कि तो क्या क्या शक्तियाँ हैं, कुछ चीज़ों के लिए ऑथोराइज़ किया गया है पार्लियामेंट को। पहला है कि आप एक नया स्टेट बना सकते हैं। जब मैं यहाँ पर स्टेट बोलूँगा तो उसमें स्टेट्स में यूटीज़ भी शामिल होंगी। तो आप एक नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे कैसे, या तो आप किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से कोई टेरिटरी अलग कर दें, या फिर आप दो से ज़्यादा स्टेट्स मिला दें। जब भी मैं यहाँ स्टेट बोल रहा हूँ इन 5 क्लॉजेज में, तो उसमें यूटीज़ भी इंक्लूड है। या फिर आप किसी स्टेट का कोई पार्ट लें और उसमें कोई टेरिटरी मिला दें, तो उससे भी आप एक नया स्टेट या यूटी बना सकते हैं। आपके पास ये शक्ति है पार्लियामेंट के पास कि आप इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एन स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं, या स्टेट की बाउंड्रीज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं, और साथ के साथ स्टेट्स के नामों को भी चेंज कर सकते हैं। एंड में हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन 5 क्लॉजेस के अलावा आर्टिकल 3 में दिया गया है एक प्रोविजो को अमेंड किया गया था 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उन 5 क्लॉजेस जो हमने देखे अभी लास्ट स्लाइड में, वहाँ पर जब हम स्टेट कह रहे थे तो स्टेट में यूटीज़ इंक्लूड थी, लेकिन जब हम प्रोविजो में स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर यूटीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या कहता है प्रोविजो ये कहता है कि देखिए, अगर आपको ये एक तरह से तरीका बताता है कि आप किस तरह से आर्टिकल 3 में को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, जो हमने 5 क्लॉजेस देखे उनमें से आपको कोई भी चेंज करने हैं किसी स्टेट में, तो क्या होगा, बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के वो बिल पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल उस बिल का ड्राफ्ट प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन के लिए, तो पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास भेजेंगे, जो भी कंसर्न स्टेट हैं कि जिनसे भी वो संबंधित है, एक स्टेट या मल्टीपल स्टेट, तो उनकी असेंबली के पास भेजेंगे और प्रेसिडेंट उनको एक स्पेसिफिक टाइम देंगे कि भैया इतने टाइम के अंदर आप इस बिल के बारे में अपने विचार रखिए। ठीक है। अब या तो वो असेंबली क्या करेगी, अपने वहाँ पर रिजोल्यूशन पास करेगी और अपने वहाँ पर जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेगी, असेंबली में बात करेंगे, और उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट को अपने चेंजेस और व्यूज़ के साथ वो लौटाएंगे।
अब अगर वो टाइम में दे देते हैं तो ठीक है, अगर वो जो प्रेसिडेंट ने लिमिटेड टाइम दिया है उसमें नहीं लौटा पाते तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो प्रेसिडेंट उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट उस बिल में उनकी हामी मान सकते हैं कि ठीक है आपने नहीं दिया, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपको वो बिल पसंद आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उनको एक लिमिटेड टाइम में प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना होगा। अब मान लीजिए उन्होंने रिस्पॉन्ड कर भी दिया, अपने व्यूज़ रख भी दिए, उसके बाद भी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पर जो उनके व्यूज़ हैं वो बाउंड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट चाहें तो उन्हें एक्सेप्ट करें, चाहे तो उन्हें रिजेक्ट करें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर है नहीं असेंबलीज़ के पास, वो केवल अपने व्यूज़ रख सकते हैं। इसके बाद भी एक बार जो अगर वो बिल, उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल को रिकमेंड करेंगे और उसके रिकमेंडेशन के बाद वो बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। तो पार्लियामेंट में जाने के बाद उस बिल में अगर बाद में कोई चेंजेस होते हैं, कोई अमेंडमेंट्स होते हैं, तो बार बार उस बिल को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं भेजा जाएगा, एक बार भेज दिया वो ही काफ़ी है। इसके अलावा जो हमने 5 क्लॉजेस पढ़े, हमने एक प्रोविजो पढ़ा, उसके अलावा 2 एक्सप्लेनेशंस भी दी गई है इसमें आर्टिकल 3 में। ये एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन एक तो हम देख ही चुके हैं कि जो क्लॉज A to E हमने देखे थे वहाँ पर स्टेट में यूटीज़ भी इंक्लूड होगी, लेकिन जो हमने प्रोविजो पढ़ा उसमें स्टेट में यूटी इंक्लूड नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट या यूटी में से एक हिस्सा उठाए, उसको किसी दूसरे हिस्से से मिला दे, किसी स्टेट या यूटी के दूसरे हिस्से से मिला दे और दोनों को मिला के वो एक नया स्टेट या यूटी बना सकते हैं। ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि स्टेट बनाने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले जो भी ड्राफ्ट होगा बिल का वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उसे भेजेंगे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को उनके व्यूज़ के लिए, और साथ के साथ उनको देंगे एक टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में उनकी स्टेट की असेंबली को वो बिल वापस प्रेसिडेंट को देना होगा। उनकी वहाँ पर जब असेंबली में जाएगा तो वो उसको बिल को टेबल करेंगे, वहाँ पर हो सकता है एक रिजोल्यूशन पास करें, और उसके बाद जो उसमें वो चेंजेस हैं या व्यूज़ हैं उसके साथ वो प्रेसिडेंट को उस लिमिटेड टाइम में लौटाएंगे। अगर वो लौटा देते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं लौटाते हो तो प्रेसिडेंट के पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करे या फिर वो उस बिल को एक्सेप्टेड मान लें कि उनको वो पसंद है, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, लेकिन जब तक वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होगा तब तक उस बिल को पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यूटीज़ के केस में हमने देखा था कि जो प्रोविजो है वो यूटीज़ पे लागू नहीं होता, वहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट ही है। तो जो यूटीज़ है उसके केस में वहाँ का जो लेजिस्लेचर है उससे परमिशन लेने या उसकी व्यूज़ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आर्टिकल 3 में आपको कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वहाँ प्रेसिडेंट की सहमति से ये बन जाएगा एक लॉ। तो कैसे चीज़ें काम करेंगी एक बार वापस देख लेते हैं हम। प्रेसिडेंट बिल को भेजेंगे अपने व्यूज़ के लिए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लिमिटेड टाइम में वापस वो भेजेगी प्रेसिडेंट के पास अपने व्यूज़ के साथ। प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट चाहे तो उन व्यूज़ को माने, चाहे तो उन व्यूज़ को ना माने। उसके बाद पार्लियामेंट उसे चेंज करे, उसे टेबल करेगी लोकसभा में, राज्यसभा में वहाँ पास करेगी। उसके बाद उसे वापस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास उनकी सहमति के लिए, और प्रेसिडेंट की सहमति के बाद वो बन जाएगा एक लॉ। तो हमने यहाँ पर देखा इंडिया में जो स्टेट्स के पास है बहुत ज़्यादा से है नहीं अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके। स्टेट्स केवल अपने व्यूज़ रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट चाहे तो उन व्यूज़ को माने, चाहे तो उन व्यूज़ को ना माने। इसलिए इंडिया को कई बार कहा जाता है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि आपके जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है लेकिन यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है। यानी कि पार्लियामेंट जब चाहे तब इंडिया के पॉलिटिकल मैप को बदल सकती है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो वहाँ के स्टेट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल है, ऑटोनॉमी उनके पास ज़्यादा है। तो यूएसए जो है वो एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। वहाँ के स्टेट्स की बाउंड्री को भी वहाँ की जो कांग्रेस है, जो जैसे यहाँ पार्लियामेंट है वहाँ पर उसे कांग्रेस कहते हैं, वो उसे चेंज नहीं कर सकती।
तो जो आर्टिकल 3 में एक शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को कि वो एरिया डिमिनिश कर सकते हैं स्टेट का, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कोई एरिया को अलग करके स्टेट में से किसी फॉरेन कंट्री को दे दें, किसी दूसरे देश को दे दें? देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 3 में आपके पास ये शक्ति नहीं है कि आप किसी राज्य का एरिया काट के किसी दूसरे देश को दे दो। अगर आपको ऐसा करना है, कोई टेरिटरी सीड करनी है आपको इंडिया से, तो आपको आर्टिकल 368 के अंडर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और वहाँ पर चाहिएगी आपको स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 3 में काम हो रहा था सिंपल मेजॉरिटी से, तो आप किसी फॉरेन कंट्री को एरिया नहीं दे सकते आर्टिकल 3 में। तो एक बहुत ही फेमस केस है बिरूबारी यूनियन केस। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो बुलाया गया यूके से सर रेडक्लिफ को कि भैया बाउंड्री बनाइए। उन्हें इसलिए बुलाया गया कि भैया तीसरा आदमी आएगा तो वो क्या है, बायस नहीं रहेगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो मिस्टर रेडक्लिफ, जो ना तो उनको कुछ जियोपॉलिटिक्स का आइडिया था ना उनको ज्योग्राफी पता थी वहाँ की, उन्होंने बाउंड्री खींच दी। तो उन्होंने क्या किया था, एक बॉर्डर एरिया, जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर बॉर्डर पर था एक गांव बेरूबारी यूनियन। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर रेडक्लिफ ने बेरूबारी रीजन जो था, पूरा एरिया जो था वो दे दिया इंडिया को, लेकिन जो रिटर्न नैरेटिव था उसमें उन्होंने थाना बोर्डा को लिखना वो भूल गए। तो कई साल तक तो पाकिस्तान चुप रहा, लेकिन जब उसने इस चीज़ को नोटिस किया तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने फिर पूरे बेरूबारी पर अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। और लास्ट में 1958 में पंडित नेहरू और उस टाइम के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नून, फिरोज शाह नून, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया आधा आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं। लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था बेरूबारी का, तो कुछ 11.29 आप रख लीजिए, 11.29 हम रख लेते हैं। तो इस तरह से सेटलमेंट हुआ था, लेकिन बहुत एजिटेशन हुए, सब जगह विरोध हुए। वेस्ट बंगाल असेंबली ने, तो जो वहाँ की स्टेट असेंबली थी, उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया इसके खिलाफ। वहाँ के सीएम इसके खिलाफ थे, वहाँ की जनता इसके खिलाफ थी। तो लोगों का एजिटेशन देख के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो कोई भी एरिया किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये शक्ति नहीं है कि आप कोई भी इंडिया का एरिया है उसे दूसरी कंट्री को दे दें। अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक आर्टिकल 368 के अंडर एक वो लाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। तो उसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, और उसके थ्रू ये बेरूबारी यूनियन सेटल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा 1969 में कि अगर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और किसी और कंट्री में, तो आप उसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उसमें कोई इंडिया की टेरिटरी दूसरी कंट्री में नहीं जा रही हो। तो ये बेरूबारी है कहाँ पर, देखिए अगर आप इंडिया और करंट बांग्लादेश की बाउंड्री देखेंगे तो यहाँ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एकदम बॉर्डर पर आपको मिलेगा बेरूबारी। तो इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन है बेरूबारी का, ये आपको दिख रहा है ये रीजन, ये रहा बेरूबारी एरिया। तो इस एरिया की ये सारी बात है, ये इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर हम, ये तो था बेरूबारी यूनियन केस का मामला। इसके बाद एक और मामला है कि जो 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया। तो देखिए ये एग्रीमेंट हो गया था 1974 में ही, 1974 में हो गया। इंदिरा गांधी थी उस टाइम, और इंदिरा गांधी ने इसको साइन तो कर दिया, लेकिन क्या इसको रेटिफाई किया जाना था। बांग्लादेश ने तो उसे तुरंत 1974 में ही रेटिफाई कर दिया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया था। इसमें क्या था, इंडिया को लगभग 51 बांग्लादेशी एनक्लेव मिलने थे, जिनका एरिया था लगभग 710 एकड़, और बदले में बांग्लादेश को एकड़। तो यानी कि जो एरिया हम दे रहे थे वो ज़्यादा था कंपेयर टू जो एरिया हम ले रहे थे बांग्लादेश से।
लेकिन फाइनली इसे 2015 में रेटिफाई कर दिया गया और ये कहा गया कि उस टाइम सुषमा स्वराज थी, तो सुषमा स्वराज ने ये कहा कि देखिए बहुत सारा जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर एरिया है वो हमें मिल रहा है, तो इससे हमारी बाउंड्री चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ समझने की बात यह कि एनक्लेव होता क्या है। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर हम कोई भी एनक्लेव क्या होता है कि एक लैंड बॉर्डर के एक लैंड के अंदर अगर किसी दूसरे कंट्री की लैंड एकदम एनक्लोज्ड हो, यानी कि उस जैसे फॉर एग्जांपल हम इस एरिया को देखते हैं, ये है बांग्लादेश, राइट, ये बांग्लादेश है और इसके ये चारों साइड जो हमको दिख रहा है ये है पूरा इंडिया। तो ये इस जगह पर अगर बांग्लादेश को पहुंचना है, बांग्लादेश गवर्नमेंट को पहुंचना है, तो उसे इंडिया से होकर गुजरना होगा। इस वाले एरिया को हम देखें, ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, इसके चारों साइड आपको दिख रही है इंडियन टेरिटरी। इस इंडियन टेरिटरी के बाहर आपको दिख रही है ये है बांग्लादेशी टेरिटरी। तो इस तरह से एनक्लेव पे एनक्लेव बने हुए थे। और हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टेरिटरी को देखिए, ये है इंडिया, इंडिया के बाहर है बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाहर है फिर से इंडिया और फिर इंडिया के बाद फिर से है बांग्लादेश। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहलाएगा बांग्लादेश का एक एनक्लेव। तो यहाँ पर देखिए इंडियन टेरिटरी के बाहर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश। तो इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर थी वहाँ पर। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया। क्योंकि देखिए कई बार समस्या ये आती थी कि मान लीजिए यहाँ के इंसान को यहाँ से इस जगह से कहीं बाहर जाना है, इस एनक्लेव के इंसान को, तो उसे बांग्लादेश से होकर गुजरना पड़ेगा। बांग्लादेश से गुजरने के लिए चाहिए उसे वीज़ा, वीज़ा उसे कहाँ मिलेगा, जो एम्बेसी है वहाँ से मिलेगा। एम्बेसी यहाँ तो है नहीं, वेस्ट बंगाल की एम्बेसी, वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल एम्बेसी है कोलकाता में, तो उसे कोलकाता जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इंसान यहाँ पर एक तरह से लॉक हो गया। साथ के साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उन्हें भी यहाँ तक पहुँचाना काफ़ी मुश्किल था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया गया था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन स्टेट्स के नेम चेंज किए गए हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके वीडियो को और इनको देख सकते हैं। जैसे त्रावणकोर कोचीन का नाम किया गया था केरला, मध्य भारत को किया गया मध्य प्रदेश, मद्रास को किया गया तमिलनाडु, मैसूर स्टेट का कर्नाटक, उत्तरांचल का उत्तराखंड, ओडिशा का उड़ीसा। साथ के साथ जो स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ उनको भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं क्रोनोलॉजी से। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है आर्टिकल 3 का। बेरूबारी यूनियन पर एक एक्सक्लूसिव बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जो इसमें आपको लेजिस्लेशन भी समझ आएगा किस तरह से उससे किया गया, साथ के साथ उस वक्त की जो जियो पॉलिटिक्स थी वो भी आपको समझ आएगी। वो आपको मिलेगा ब्रेन एम्पलीफायर पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।